आज हम परम पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की लिखी पुस्तक पालकों को जन्म ही न दें, उनका निर्माण भी करें, इसके कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये विचार संतान के पालन पोषण से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण, शायद सबसे अहम पहलू पर रोशनी डालते हैं बिल्कुल। कि भाई सिर्फ जन्म देना ही काफी नहीं है। असली जिम्मेदारी तो बच्चों के व्यक्तित्व का, उनके भविष्य का निर्माण करना है। बिल्कुल सही कहा। और ये निर्माण शब्द जो है ना, ये अपने आप में बहुत गहरा है। हाँ, आज की हमारी बातचीत इसी पर रहेगी कि अभिभावकों की भूमिका सिर्फ बच्चों की वो जो बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे खाना, कपड़ा, पढ़ाई, सेहत, हाँ, सामान्य जरूरतें। जी, सिर्फ वहीं तक नहीं है, बल्कि उनका असली और शायद सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है उनके चरित्र को गढ़ना, अच्छा। उनके स्वभाव को संवारना और उनमें अच्छे संस्कारों की नींव डालना। हाँ, ये एक तरह से कह सकते हैं व्यक्तित्व की मूर्ति कला है। व्यक्तित्व की मूर्तिकला, वाह, ये तो बहुत सुंदर उपमा है। जी, तो चलिए फिर इस निर्माण की प्रक्रिया को और इसके अलग अलग पहलुओं को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इन अंशों में बताया गया है। जरूर। शुरुआत कहाँ से करें? मतलब लेखक सबसे पहले किस बात पर ध्यान दिलाते हैं? देखिए, लेखक शुरू में ही इस बात पर जोर देते हैं कि संतान को जन्म देने के साथ ही कई ऐसे कर्तव्य और उत्तरदायित्व जुड़ जाते हैं जो ऊपर ऊपर से दिखने वाली जरूरतों से कहीं ज्यादा गहरे हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अच्छा। ये सिर्फ बच्चे को खिलाने पिलाने या पढ़ाने लिखाने तक की बात नहीं है। हम्म। ये गहरे कर्तव्य असल में बच्चे के भीतरी जगत, उसके मनोभावों और चरित्र के निर्माण से जुड़े हैं। आपने फिर से निर्माण शब्द पे बल दिया। ये सामान्य पालन पोषण या जिसे हम अपब्रिंगिंग कहते हैं, उससे कैसे और कितना अलग है, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? जरूर जरूर। देखिए, पालन पोषण में मुख्य ध्यान शायद शारीरिक वृद्धि और जो बाहरी सुविधाएं हैं उन पर होता है, हाँ, ठीक है। जबकि निर्माण का अर्थ है बच्चे के अंदर के गुणों को, उसकी नैतिक समझ को, उसके स्वभाव की अच्छाइयों को सचेत रूप से विकसित करना, जानबूझकर। अच्छा, सचेत रूप से। हाँ, और उसे दुर्गुणों या बुरी आदतों से बचाना भी। लेखक का नजरिया ये है कि अगर अभिभावक इस निर्माण की जिम्मेदारी को नहीं समझते या उसे ठीक से नहीं निभा पाते, तो ये सिर्फ उस बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए भी मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन सकती है। संतान एक तरह से कच्ची मिट्टी है ना, हाँ, बिल्कुल। उसे कुम्हार की तरह संवारना पड़ता है। यानी ये एक ज्यादा सक्रिय भूमिका है, ज्यादा सचेत और गहरी। जी हाँ। और लेखक ये भी कहते हैं कि बच्चे का विकास सिर्फ जन्मजात प्रवृत्तियों पर ही निर्भर नहीं करता, है ना? इसमें माहौल की क्या भूमिका है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा जैसा स्वभाव लेकर पैदा हुआ है वैसा ही रहेगा। हाँ, ये आम धारणा है। जी, लेकिन लेखक इस विचार को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि जन्मजात प्रवृत्तियां तो होती हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे का विकास काफी हद तक उन परिस्थितियों पर, घर के माहौल पर और खासकर अभिभावकों की अपनी सोच, उनके अपने बर्ताव, उनकी मनोभूमि पर। हाँ, उनके मनोभूमि पर निर्भर करता है, जिनसे बच्चा लगातार घिरा रहता है। बच्चे तो जैसे स्पंज होते हैं ना, बिल्कुल। वे अपने आसपास के वातावरण से सब कुछ सोख लेते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प और शायद सबसे चौंकाने वाले विचार की तरफ ले जाती है। कौन सा? गर्भधारण के समय का प्रभाव। पाठ में काफी विस्तार से बताया गया है कि सीखने और प्रभावित होने की प्रक्रिया गर्भ में आने के दिन से ही, बल्कि शायद उससे भी पहले से शुरू हो जाती है। जी हाँ, जी हाँ। और जीवन के पहले कुछ साल तो चरित्र निर्माण के लिए निर्णायक होते हैं। ये कैसे संभव है? ये विचार वास्तव में इस पुस्तक के चिंतन का एक केंद्रीय स्तंभ है। अच्छा। लेखक का मानना है कि संतान के निर्माण की प्रक्रिया जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भाधान की तैयारी के साथ ही शुरू हो जानी चाहिए। तैयारी के साथ? हाँ, गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी भावनाएं, उसकी दिनचर्या, वो किन लोगों से मिलती जुलती है, क्या पढ़ती सुनती है, इन सभी बातों का गर्भ में पल रहे शिशु के सूक्ष्म मन पर और उसके भविष्य के व्यक्तित्व पर गहरा और स्थायी असर पड़ता है। वाकई इतना गहरा असर? जी, इसीलिए एक संस्कृत यानी सकारात्मक, शुद्ध, शांत, सद्गुणी और प्रेरणादायक वातावरण बनाने पर इतना जोर दिया गया है। संस्कृत वातावरण, इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ?
मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में एक गर्भवती माँ के लिए ये माहौल कैसे बनाया जा सकता है? व्यवहारिक रूप से इसका मतलब है कि गर्भवती स्त्री को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक प्रसन्नता दी जाए, शांति मिले, सकारात्मक विचारों से भरपूर रखने का प्रयास हो। उसे तनाव, चिंता, गुस्सा, डर जैसे जो नकारात्मक भाव हैं, उनसे बचाया जाए। हाँ, ये जरूरी है। अच्छा साहित्य पढ़ना, कोई प्रेरक संगीत सुनना, शांत और सुंदर माहौल में रहना, अच्छे विचारों वाले लोगों की संगति करना, ये सब उस संस्कृत वातावरण का ही हिस्सा है। अच्छा। महाभारत में अभिमन्यु का उदाहरण तो खैर बहुत प्रसिद्ध है ही। हाँ, गर्भ में चक्रव्यूह भेदन सीखना। जी, जिसने माँ सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन का रहस्य सुन लिया था। ये कहानी प्रतीकात्मक रूप से इसी सच्चाई को तो बताती है कि गर्भ में बच्चा बाहरी प्रभावों को ग्रहण करने में सक्षम होता है। सही बात है। गर्भवती की खुशी, उसका आत्मविश्वास, उसकी उत्कृष्टता की भावनाएं, ये सब मिलकर बच्चे के स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास की मजबूत नींव रखते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि माता पिता बनने की तैयारी सिर्फ आर्थिक या सामाजिक नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी होनी चाहिए। और वो भी गर्भधारण से पहले। बिल्कुल, लेखक इसी बात पर बल देते हैं। और ये तैयारी बच्चे के जन्म के बाद भी जारी रहती है, खासकर जीवन के पहले 5-7 सालों में। अच्छा, शुरू के साल। हाँ, ये वो समय होता है जब बच्चे का व्यक्तित्व सबसे तेजी से शक्ल ले रहा होता है। इस दौरान घर का माहौल कैसा है, माता पिता का व्यवहार कैसा है, उनकी आपस की बातचीत, ये सब बच्चे के कोमल मन पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। और यहीं पर शायद वो घर की पाठशाला वाली बात आती है जिसका जिक्र पाठ में है। जी हाँ। स्कूल तो हमें ज्ञान और कौशल सिखाते हैं, पर ये घर की पाठशाला किस तरह की शिक्षा देती है? ये घर की पाठशाला का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, स्कूल हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, गणित, विज्ञान, इतिहास जैसे विषय, और वे जरूरी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन चरित्र, व्यवहार, नैतिकता, जीवन मूल्य, मानवीय संवेदनाएं, इन सब की असली शिक्षा घर के अनौपचारिक माहौल में ही मिलती है। अच्छा, अनौपचारिक माहौल में। जी, घर वो पहली प्रयोगशाला है जहां बच्चा आपसी प्रेम, स्नेह, बड़ों का आदर, उदारता, सहयोग, सच बोलना, दूसरों की मदद करना, ये जो बुनियादी मानवीय गुण है वो सीखता है। देखकर सीखता है। हाँ, ये शिक्षा किसी पाठ्यक्रम या किताबों से उतनी नहीं मिलती जितनी रोजमर्रा के जीवन से देखकर और अनुभव करके मिलती है। तो इसमें तो फिर अभिभावकों का अपना आचरण सबसे महत्वपूर्ण हो गया। मतलब बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं, सुनकर कम। निश्चित रूप से बच्चे बहुत अच्छे निरीक्षक होते हैं, ऑब्जर्वर्स। हाँ। वे उपदेशों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना अपने माता पिता और परिवार के बाकी सदस्यों के व्यवहार पर देते हैं। हाँ। अगर अभिभावक कहते कुछ है और करते कुछ और हैं, तो बच्चे संतर को तुरंत पकड़ लेते हैं। हाँ, बच्चे बहुत होशियार होते हैं इस मामले में। जी, और उनके मन में फिर भ्रम पैदा होता है। हाँ। अगर घर में शांति है, प्रेम है, अनुशासन है, ईमानदारी है, सहयोग का माहौल है, तो बच्चे अपने आप ही इन गुणों को अपनाएंगे। स्वाभाविक रूप से। है, क्लेश है, असभ्यता है, स्वार्थ है या कोई अनैतिकता का माहौल है, तो बच्चे के मन पर उसका नकारात्मक असर पड़ना तय है, चाहे आप उन्हें कितनी भी अच्छी बातें क्यों न सिखा दें। तो घर का माहौल ही असली शिक्षक है। बिल्कुल, घर का माहौल ही असली शिक्षक है। ये बात तो अभिभावकों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालती है। इसका मतलब है कि बच्चों को सुधारने से पहले शायद खुद को सुधारना जरूरी है। हाँ। पाठ में अभिभावकों के आत्म सुधार पर भी काफी जोर दिया गया है ना? हाँ, इसे तो एक अनिवार्य शर्त की तरह बताया गया है। लेखक का साफ मत है कि जो गुण हम अपनी संतान में देखना चाहते हैं, वे पहले हमारे अपने जीवन में दिखने चाहिए। संतान पैदा करने जैसी पवित्र और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाने का फैसला करने से पहले ही पति पत्नी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, खुद को देखना चाहिए। जी, उन्हें अपनी कमियों को, अपने दोषों को, अपनी बुरी आदतों को पहचानकर उन्हें दूर करने का पक्का इरादा करना चाहिए। घर में संयम, स्नेह, आपसी सम्मान, समझदारी और एक आदर्श व्यवहार का माहौल बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी माता-पिता का स्वयं का चरित्र और व्यवहार ही बच्चों के लिए सबसे प्रभावशाली पाठ्यक्रम बन जाता है। ये सिर्फ उपदेश देने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल, इसे आप मूक शिक्षण कह सकती है, साइलेंट टीचिंग। अच्छा, मूक शिक्षण। हाँ, बच्चे अपने अभिभावकों को आदर्श मानते हैं और अनजाने में ही उनका अनुकरण करते हैं।
माता पिता का धैर्य, उनकी क्षमा करने की आदत, उनकी सच्चाई, उनकी मेहनत, उनका सेवा भाव, ये सब गुण बच्चे बिना किसी औपचारिक शिक्षा के ही सीखते जाते हैं। सही बात है। इसलिए बच्चों को गुणवान बनाने का सबसे असरदार तरीका है स्वयं गुणवान बनना। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अभिभावकों को निरंतर अपने आचरण पर ध्यान देना होता है। अच्छा, तो अगर हम इन सभी महत्वपूर्ण विचारों को एक साथ रख कर देखें तो कुछ मुख्य बातें उभर कर सामने आती हैं। जी, पहली तो ये कि संतान का पालन पोषण कोई सतही काम नहीं है, बल्कि एक गहरा, सचेत और रचनात्मक निर्माण कार्य है। सही कहा आपने। ये एक महान उत्तरदायित्व है, इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात, ये निर्माण प्रक्रिया बच्चे के जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भाधान की योजना बनाने के समय से ही, बल्कि उससे भी पहले अभिभावकों के आत्म सुधार से शुरू हो जाती है। हाँ, और गर्भावस्था का माहौल तो बहुत ही निर्णायक होता है। बिल्कुल। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत भी उतनी ही बुलंद बनेगी, है ना? सही है। और तीसरी और शायद सबसे व्यावहारिक बात, असली शिक्षा और संस्कार स्कूल से ज्यादा घर की पाठशाला में मिलते हैं। जी हाँ, और इस पाठशाला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक स्वयं अभिभावक हैं, जिनका अपना आचरण ही सबसे बड़ा पाठ है। आने का साधन भर नहीं मानते, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक साधना, एक सृजनात्मक यज्ञ और एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिसका असर न केवल उस व्यक्ति पर बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के भविष्य पर पड़ता है। समाज और राष्ट्र पर भी। जी हाँ, लक्ष्य सिर्फ एक और मनुष्य को दुनिया में लाना नहीं है, बल्कि एक सुसंस्कृत, सदाचारी, जिम्मेदार और उत्कृष्ट नागरिक का निर्माण करना है। ये वाकई एक बहुत ऊंचा और प्रेरक दृष्टिकोण है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब हमारे लिए आज के समय में इस चिंतन की क्या प्रासंगिकता है? मुख्य सीख क्या लेकर जा सकते हैं हम? मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख ये है कि अभिभावकों के पास एक अद्भुत शक्ति है और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। शक्ति और जिम्मेदारी दोनों। हाँ, वे केवल बच्चों को पालते नहीं है, वे भविष्य गढ़ते हैं। अपने घर के माहौल से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों से वे आने वाली पीढ़ी की दिशा तय कर सकते हैं। ये हमें संतान के प्रति अपने नजरिए को बदलने के लिए प्रेरित करता है। कैसे? कि उन्हें केवल अपनी संपत्ति या अपनी इच्छाएं पूरी करने का साधन न समझें, बल्कि समाज और ईश्वर की सौंपी हुई एक पवित्र धरोहर समझें, जिसे संवारना हमारा परम कर्तव्य है। ये दृष्टिकोण पेरेंटिंग को एक बहुत ही गहरे अर्थ से भर देता है ना? बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि छोटे-छोटे रोजमर्रा के चुनाव, हमारी आपसी बातचीत का लहजा कैसा है, घर में तनाव है या शांति का माहौल है, ये सब मिलकर उस निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है। निश्चित रूप से ये हमें अधिक सचेत, अधिक जिम्मेदार और अधिक प्रेमपूर्ण अभिभावक बनने की प्रेरणा देता है। और ये केवल बच्चों के लिए ही अच्छा नहीं है, ये स्वयं अभिभावकों के आत्मविकास के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है। अच्छा, खुद के विकास के लिए भी? जी, जब हम बच्चों को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रक्रिया में हम स्वयं भी बेहतर इंसान बनते जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि अगर घर सचमुच चरित्र निर्माण की पहली और सबसे प्रभावशाली कार्यशाला है, तो हम अपने रोजमर्रा के पारिवारिक जीवन को, अपनी बातचीत को, अपने व्यवहार को और घर के पूरे माहौल को किस तरह और अधिक सचेत रूप से, जानबूझकर एक ऐसी सकारात्मक और रचनात्मक पाठशाला में बदल सकते हैं, जो स्वाभाविक रूप से बच्चों में सद्गुणों और उत्कृष्टता की नींव रखे। ये प्रश्न शायद हम सबके लिए विचार करने योग्य है। बिल्कुल विचारणीय है।